नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने देखा समकालीन भारत में चैप्टर नंबर फर्स्ट संसाधन एवं विकास का पार्ट फर्स्ट, और अब हम देखते हैं पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड के अंतर्गत हम अब देखेंगे सामान्यतः संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों के वर्गीकरण में हमने जो पिछला वीडियो है उसमें हमने ये पढ़ लिया था कि संसाधन किसे कहते हैं तथा सामान्यतः संसाधनों का वर्गीकरण किस किस रूप में किया जाता है। अब हम देखेंगे सामान्यतः कि जो संसाधनों का वर्गीकरण है वो अन्य और किस किस रूप में है। तो हम सबसे पहले देखते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को चार भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को चार भागों में बांटा गया है: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिगत संसाधन। देखिए, सबसे पहले आता है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं दोस्तों? वह संसाधन जिन पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। ऐसे कोई भी संसाधन जिस पर कोई भी स्वयं व्यक्ति का नियंत्रण होता है उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे कि सामान्यतः आपने भी देखा होगा कि आपके घर पर, आपके कुएं पर या आपके चारागाह पर या आपके तालाब पर नियंत्रण होता है। तो स्वाभाविक बात है कि ये सभी संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। इसी प्रकार से देखते हैं हम सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। तो सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन वो संसाधन होते हैं जिस पर पूरी की पूरी कम्युनिटी अर्थात पूरे की पूरे समुदाय या समाज का नियंत्रण होता है। जैसे हमारे क्षेत्र में कोई सरकारी स्कूल है या कोई भी शमशान की भूमि है या सामान्यतः तालाब है, तो उस पर पूरे की पूरे कम्युनिटी अर्थात पूरे की पूरे समुदाय का क्या होता है? नियंत्रण होता है। और इस कारण से ये सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन वो संसाधन होते हैं जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण होता है, और सामुदायिक संसाधन वो होते हैं जिन पर किसी समुदाय विशेष का नियंत्रण होता है। देखिए दोस्तों, इसके बाद आता है राष्ट्रीय संसाधन कि राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अर्थात इस देश के अंतर्गत जितने भी संसाधन होते हैं उन संसाधनों पर नियंत्रण सरकार का होता है, अर्थात वो एक राष्ट्र के संसाधन कहलाते हैं। तथा साथ ही देश की सरकार को यह कानूनी हक है, यानी कि किसी भी देश की सरकार को यह कानूनी हक होता है कि वह क्या कर सकती है कि जनता के हितों के लिए व्यक्तिगत संसाधनों को भी अधिग्रहित कर सकती है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे क्षेत्र से यदि कोई हाईवे गुजर रहा है और बीच में कोई व्यक्तिगत संपत्ति आती है, व्यक्तिगत संसाधन आता है, अर्थात हमारा घर आता है, कोई भी हमारा खेत आता है, तो सरकार उसका अधिग्रहण कर सकती है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को अधिग्रहित कर सकती है। और राजनीतिक सीमाओं के अंदर राजनीतिक सीमा का जो मतलब है वो ये है कि एक देश की राजनीतिक सीमाएं कहाँ तक लगी हुई हैं, जैसे कि बांग्लादेश तक लगी हुई है या श्रीलंका के क्षेत्र तक लगी हुई है। तो कहने का मतलब जो भी क्षेत्र तक देश की सीमाएं लगी हुई है उसके साथ है 12 समुद्री मील, अर्थात हमारे देश की सीमा से 12 समुद्री मील की दूरी तक के बीच में पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम शुरुआत से देख लेते हैं। व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? वह संसाधन जो कि निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें हम व्यक्तिगत संसाधन, ऐसे संसाधन जिन पर पूरे समाज का कंट्रोल होता है उसे हम सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, और राष्ट्रीय संसाधन किन्हें कहते हैं? तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। 12 समुद्री मील की दूरी तथा साथ ही राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत जितने भी संसाधन आते हैं उन पर राष्ट्र का अधिकार होता है। तथा साथ ही देश की सरकार को यह एक कानूनी हक भी है कि वह आम जनता के हित में व्यक्तिगत संसाधनों को अधिग्रहित भी कर सकती है। इसके बाद है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी। हमने जैसे राष्ट्रीय संसाधन में पढ़ा कि 12 समुद्री मील की दूरी तक पर राष्ट्रीय संसाधनों का नियंत्रण होता है।
उसी प्रकार से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी भी सरकार का नियंत्रण नहीं होता, अर्थात किसी भी देश का नियंत्रण नहीं होता। इसलिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि हमने ये पढ़ा कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा जाता है। अब संसाधनों को 4 भागों में जो बांटा जाता है उसमें सबसे पहला आता है व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधन जिस पर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नियंत्रण होता है उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। ऐसे कोई भी संसाधन जिस पर किसी समुदाय का नियंत्रण होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। राष्ट्रीय संसाधन एक देश के अंतर्गत जितने भी संसाधन पाए जाते हैं उन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और 12 समुद्री मील तथा राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत जो भी संसाधन पाए जाते हैं उन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। इसके साथ ही दोस्तों आपने ये भी सीखा कि सामान्यतः किसी देश की सरकार को यह कानूनी हक है कि वह आम जनता के हित में क्या कर सकती है, व्यक्तिगत संपत्ति को भी अधिग्रहित कर सकती है। इसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय संसाधन 200 समुद्री मील से परे किसी भी देश का किन्हीं भी संसाधनों पर नियंत्रण नहीं होता और इस कारण से अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। देखिए दोस्तों, उसके बाद है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों में सबसे पहला आता है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन से ही ये पता चलता है कि ऐसे संसाधन जिनकी संभावनाएं हैं, अर्थात वह संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो हैं, किसी प्रदेश में विद्यमान है लेकिन वहां पर इनका उपयोग नहीं किया गया है। जैसे कि हम ये मानकर चलें कि भारत के पश्चिमी भाग में गुजरात और राजस्थान में, जैसे कि जो राजस्थान है उसमें सौर ऊर्जा की अपार संभावना है और उसी प्रकार से गुजरात में पवन ऊर्जा की अपार संभावना है, लेकिन ये संभावी है, यानी कि संभावना है कि इन संसाधनों का उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है। इसी प्रकार से विकसित संसाधन, विकसित से ही हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर संसाधन विकसित हैं, अर्थात हमने इनकी मात्रा ज्ञात कर ली है तथा साथ ही इनकी गुणवत्ता को भी हमने देख लिया है। जैसे कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, इन संसाधनों का सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा इनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा भी निश्चित की जा चुकी है। इसी प्रकार से दोस्तों भंडार का अर्थ यह है कि पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकते हैं लेकिन साथ ही उनके लिए प्रौद्योगिकी नहीं है। आज हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है और टेक्नोलॉजी के कारण हम उन पदार्थों का सही प्रकार से दोहन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार के संसाधनों को क्या कहा जाएगा, भंडार। देखिए वापस से, ऐसे संसाधन यानी कि जो कि किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है, यानी कि उपयोग किया जा सकता है, तो संभावना है, उसके अनुसार इनका उपयोग किया जा सकता है। विकसित का मतलब है पहले से ही विकसित है, अर्थात इनकी हमने गुणवत्ता जांच ली है तथा हमें ये मात्रा भी पता है कि यहाँ से कितना पेट्रोल निकलेगा, कितना सोना निकलेगा, कितना तांबा निकलेगा, ये निश्चित है। इसी प्रकार से भंडार का मतलब है हमारे पास स्टोरेज क्षमता, यानी कि पदार्थ हैं, हम इनका उपयोग कर सकते हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि इन संसाधनों का दोहन एक आम जनता के लिए कैसे किया जाए। तो उन संसाधनों को क्या कहा जाता है दोस्तों, भंडार कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें चौथे नंबर का है संचित कोष। संचित कोष में हम देखते हैं कि यह भंडार का हिस्सा है, जो कि अभी हमने पढ़ा था कि जो रिजर्व है हमारे पास भंडार, तो यह संचित कोष भंडार का हिस्सा है और उपलब्ध तकनीकी ज्ञान से यह काम में लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। जैसे आप ध्यान से समझिए कि नदियां बहती हैं और नदियों का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है, अर्थात यह भंडार है, क्योंकि जो नदियों का पानी है वो भंडार है और इसका उपयोग हम एनर्जी के लिए कर सकते हैं।
लेकिन सामान्यतः इसका उपयोग अभी नहीं किया गया है। और हम यदि इसका उपयोग कर सकते हैं तो कहने का अर्थ ये हुआ कि यह क्या कहलाएगा, संचित कोष। संचित कोष का अर्थ है कि इसका उपयोग उपलब्ध प्रौद्योगिकी की सहायता से किया जा सकता है या उपलब्ध तकनीकी की सहायता से किया जा सकता है। अब आता है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या होता है, या तो हम सीधी परिभाषा सीखें, संसाधनों की निरंतरता बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों की निरंतरता बनाए रखना ही क्या कहलाएगा, सतत पोषणीय विकास। या पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना, पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना और भावी पीढ़ियों की अवहेलना किए बिना। यानी कि आपको क्या नहीं करना है, एक तो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचानी है और इसी के साथ ही आपको भविष्य की पीढ़ियों को भी ध्यान में रखकर जो विकास किया जाता है, आर्थिक विकास किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, सतत पोषणीय विकास। ध्यान से समझिए, सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत यह बताया जाएगा कि सामान्यतः जितने भी संसाधन आज हमारे पास हैं, ये संसाधन हमें हमारे पूर्वजों ने नहीं दिए, बल्कि ये हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार लिए हैं। कहने का अर्थ है कि ये हमने आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया, तो इसका अर्थ है कि ये आने वाली पीढ़ियों को पुनः लौटाने हैं। तो आने वाली पीढ़ियों को पुनः लौटाने का अर्थ ये हो गया कि सामान्यतः पर्यावरण का तो हमें नुकसान नहीं करना है, अर्थात हमें वृक्ष नहीं काटने, किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाना है, तथा साथ ही हमें आने वाली भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर, भावी पीढ़ियों का मतलब जो संसाधन आज हम काम में ले रहे हैं, उन संसाधनों को हमें आगामी पीढ़ियों को लौटाना है। तो इनको ध्यान में रखकर जो विकास किया जाता है उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो आज हमने ये देखा कि सामान्यतः एक तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला है व्यक्तिगत संसाधन, जिस पर किसी व्यक्ति विशेष या स्वयं का नियंत्रण होता है, व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक संसाधन, जिस पर किसी समाज का नियंत्रण होता है, सामुदायिक। राष्ट्रीय संसाधन, एक देश के अंतर्गत जितने भी खनिज पाए जाते हैं या संसाधन हैं उन पर, उन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और सरकार क्या कर सकती है, किसी भी देश की सरकार जनता के हित में, आम जनता के हित में व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण भी कर सकती है। इसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय संसाधन है कि 200 समुद्री मील से परे किसी भी प्रकार के संसाधनों पर किसी भी देश का नियंत्रण नहीं होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं विकास के स्तर के आधार पर हमने देखा, जैसे कि हमने देखा संभावी संसाधन की संभावनाएं हैं, यानी कि वहां पर विकसित किया जा सकता है, लेकिन अभी तक उपलब्ध तकनीकी के अभाव के कारण वहां पर सिर्फ संभावनाएं बनी हुई हैं। जैसे कि हमने गुजरात में पढ़ा कि गुजरात में पवन ऊर्जा की संभावना है और राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावना है, क्योंकि राजस्थान में गर्मी अधिक पड़ती है, इसलिए थार के मरुस्थल वाले क्षेत्र में। इसी प्रकार से हमने विकसित संसाधनों में पढ़ा कि सामान्यतः उनकी गुणवत्ता ज्ञात है, तथा साथ ही हमने उनके भंडारों का रिसर्च भी कर लिया है, अनुसंधान भी कर लिया है, तो वो विकसित संसाधन हो गए। इसी प्रकार से हमने भंडार के बारे में पढ़ा और ये हमने पढ़ा संचित कोष। और एक है हमारे पास सतत पोषणीय विकास, पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना, पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया गया विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है।